आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक, बहुत ही कंट्रोवर्शियल और अभी तक जारी रहने वाला वॉर 2026 ईरान वॉर। फरवरी 2026 में डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ने ईरान पर एक सरप्राइज अटैक शुरू किया, जिसमें सुप्रीम लीडर अल खमनाई भी मारे गए। इसके बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक से पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया की तेल आपूर्ति पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। क्या है पूरी डिटेल, चलिए जानते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 1953 में यूएस और ब्रिटेन ने ईरान के लोकतांत्रिक पीएम मोहम्मद मोसद्देक को गिरा दिया, क्योंकि वो देश के तेल को नेशनलाइज करना चाहते थे। इसके बाद शाह मोहम्मद रिजा पहलवी की बहुत ज़्यादा पावर बढ़ी, जो वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत ज़्यादा झुकाव वाला था। शाह के खिलाफ वर्ल्ड वाइड विरोध चला। 1979 में उसकी जगह एक इस्लामिक रिपब्लिक बना, जिसका दावा ये भी रहा कि वो यूएस और इसराइल की इंटरफेरेंस को नहीं बर्दाश्त करेगा। इसी के साथ लगभग पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। ईरान और यूएस के बीच दुश्मनी की नींव पक्की हो गई। ईरान इराक वॉर के दौरान 1980s में यूएस ने ईरान को इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया, जिससे ईरान खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। इस दौरान ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस अटैक से खुद को बचा सके। 2000 के बाद जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के सामने आया, तो यूएस और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत भारी सैंक्शन लगा दिए। 2015 में एक डील बनी, JOPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान ने कहा कि वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम इनरिच करेगा, ना कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। लेकिन बाद में ट्रम्प ने 2018 में इस डील से अचानक निकलने का फैसला लिया और फिर वापस आकर मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी लागू की, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था लगभग टूट गई। 2023 में इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट फिर गर्म हुआ और हमास, हिजबुल्ला जैसे ईरान बैक ग्रुप्स को बहुत नुकसान हुआ। इसराइल ने 2024 और 25 में ईरान बैक मिलिटाइल्स पर लगातार एयर स्ट्राइक्स चलाए। जून 2025 में आई एक 12 डेज वॉर में इसराइल ने ईरान पर बड़ा अटैक किया, जिसमें यूएस ने भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक मारे। इसी दौरान ईरान ने कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा, लेकिन उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेज था, जिससे यूएस और इसराइल को डर बढ़ता गया। ये सब कॉन्टेक्स्ट बन गया कि 2026 में ज़्यादा बड़ा मिलिट्री एक्शन किया जाए। दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक ईरान में बहुत बड़े एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए। बिगनिंग में ये अर्थव्यवस्था की बदहाली को लेकर थे, लेकिन धीरे धीरे ये रिजीम चेंज की डिमांड तक पहुंच गए। ईरान की सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों पर बहुत बड़ी मोहर तोड़ी और रिपोर्ट्स कहती है कि हज़ारों लोग मारे गए। हरानी जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि कम से कम 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि ईरान की सरकार की आधिकारिक आंकड़े इससे कम दिखाते हैं और इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स के मुताबिक नंबर्स और ज़्यादा हो सकते हैं। इन खबरों ने ट्रम्प गवर्नमेंट को एक बहाना दे दिया कि ईरान रिजीम वायलेंट है, इसे बदलना होगा। जनवरी 2026 में ट्रम्प ने साफ कहा कि अगर ईरान सरकार पीसफुल प्रोटेस्टर्स को और ज़्यादा मारेगी, तो यूएस शायद लॉक्ड एंड लोडेड इंटरवीन कर सकता है। फिर उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और कई वॉरशिप्स मिडल ईस्ट की तरफ भेजे, जिससे क्लियर सिग्नल दिया गया कि यूएस तैयारी कर रहा है। 13 फरवरी को दूसरा बिग कैरियर USS गेरल्ड R4 भी रीजीम की तरफ भेजा गया। इसी दौरान ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन में आरोप लगाया कि ईरान फिर से न्यूक्लियर वेपन और लॉन्ग रेंज मिसाइल विकसित कर रहा है, जो यूएस और यूरोप को खतरे में डाल सकता है। लेकिन बाद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट और IAEA ने कहा कि टेक्निकली ऐसी कैपेबिलिटी बनाने में ईरान को 2030 तक के बाद का समय लग सकता है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स ने ये बातें ज़्यादा डर बढ़ाने का हथियार माना। फरवरी 2026 में छुपकर बात शुरू हुई। ईरान और यूएस के बीच इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स ओमान की कैपिटल मस्कट में चली। ओमानी विदेश मंत्री ने दावा किया कि ईरान ने ये बात मान ली कि वो आगे से यूरेनियम का ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक पाइल नहीं रखेगा और IAEA को फुल वेरिफिकेशन भी अलाउ करेगा। उन्होंने कहा पीस इज विद इन रीच। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक जिनेवा में स्केड्यूल थी 2 मार्च के आसपास, लेकिन उसी समय यूएस और इसराइल ने एक्शन स्टार्ट कर दिया, जिससे ओमान और दूसरे मीडिएटर्स बहुत नाराज हुए। यूएस एनवॉय स्टीव विटॉफ और दूसरे डिप्लोमेट्स के अनुसार बातचीत उलझी हुई थी। ईरान जीरो इनरिचमेंट नहीं मानता था और यूएस भी ज़्यादा लचीला नहीं था। कई सोर्सेज का कहना है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल PM नेतन्याहू ने ट्रम्प को बहुत प्रेशर किया कि अभी अटैक करो, वरना ईरान और ताकतवर हो जाएगा। इसलिए जब 27 फरवरी को सरप्राइज अटैक हुआ, तो बातचीत वाली दिशा पूरी तरह टूट गई। 27 फरवरी 2026
शाम को लगभग 7:30 बजे अचानक एटमॉस्फेयर बदल गया। ट्रिपल कैरियर यूएस नेवी स्ट्राइक फोर्स ने सडन स्विफ्ट नाम के एक बड़े ऑपरेशन के तहत ईरान के सैकड़ों स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर एक साथ क्रूज मिसाइल अटैक शुरू किए। रफली 400 से 500 क्रूज मिसाइल लॉन्च हुई, जिसमें 90% इन एयर लॉन्च्ड और सी लॉन्च थी। टारगेट में शामिल थे सुपरसोनिक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, सबमरीन यार्ड्स, न्यूक्लियर फैसिलिटी इंक्लूडिंग बशर न्यूक्लियर पावर प्लांट, सुप्रीम लीडर का रेसिडेंस और क्वाड्स फोर्स हेडक्वार्टर्स। ट्रम्प ने टेलीविजन एड्रेस में ये कहा, यह अटैक ईरान के दमनकारी शासन को खत्म करने के लिए है ताकि लोग आज़ादी के साथ रह सकें। ईरान का दावा ये था कि इस अटैक से लगभग 1000 लोग मारे गए, जिसमें करीब 100 IRGC सोल्जर्स भी थे। लेकिन यूएस और ईरान के बीच के मुख्य फॉल्ट लाइन बना रहा कि किसकी गिनती सही है और किसकी नहीं। इस अटैक के बाद रिजीम का बहुत बड़ा इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ, जिससे असली तस्वीर देखना बहुत मुश्किल हो गई। अब 28 फरवरी 2026 की रात आई, जो दुनिया के लिए एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। इसराइल ने अपना खुद का बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन रोइंग लाइन। हैवी ड्यूटी लॉन्ग रेंज मिसाइल, मिसाइल डिफेंस ब्रेकिंग क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ इसराइल ने ईरान के सैकड़ों स्ट्रेटेजिक टारगेट चुने। टारगेट से IRGC, बैलिस्टिक मिसाइल बेस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, डेटा सेंटर्स, न्यूक्लियर फैसिलिटी इंक्लूडिंग इस्फान फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट एंड नेटान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी, सुप्रीम लीडर का ऑफिशियल रेसिडेंस और प्राइवेट शरीन। फेल सेफ लीड लाइक मिसाइल बैटरीज के बावजूद बहुत सारे वॉरहेड्स अंदर घुस गए। ईरान का दावा है कि 1900 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें 70 IRGC सोल्जर्स भी शामिल थे। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी खबर ये थी कि सुप्रीम लीडर अल खमनाई, उनके दोनों बेटे और IRGC के दो टॉप 10 कमांडर्स इसी अटैक में मॉर्टर इंजरी के बाद मारे गए। ट्रम्प ने इसी रात ईरान के शासन को अवैध घोषित कर दिया और ये कहा कि अब उनकी जगह एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो यूएस और अलाइज के साथ कोऑपरेट करेगी। इस डिसीजन ने दुनिया के बहुत से कंट्रीज को झकझोर दिया। कई नेताओं ने इसे वॉर ऑफ एग्रेशन माना और खासकर ये बात सामने है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज और सुप्रीम लीडर का रिलीजियस शेरिन भी टारगेट था। अब बात करते हैं ईरान का रिटेलिएशन और स्टेट ऑफ हार्मस का बंद होना। ईरान ने शुरू में ये थ्योरी बनाने की कोशिश की कि ये सब कोऑर्डिनेटेड यूएस इजराइल अटैक था और उनके खिलाफ कंबाइंड ताकत लगी। फिर उन्होंने अपनी क्रूज मिसाइल और ड्रोन स्टॉक को बचाने के बजाय उसे तुरंत इस्तेमाल करने का फैसला लिया। उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया? सीवियर ड्यूटी क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, 100 ऑफ ड्रोन्स। उनके टारगेट थे यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यूएस और गल्फ बेस्ड वॉरशिप्स एंड इसराइल। गल्फ कंट्रीज को यूएस के अलाइज माने जाते थे। कई अटैक रिजीम में फैल गए, लेकिन दुनिया को तस्वीर में दिखी कि गल्फ में लगभग लड़ाई छिड़ गई। ईरान के अंदर भी बड़ा अफरा तफरी का माहौल था। IRGC के रीजनल कमांडर्स भी मारे गए, जिससे इंटरनल कोऑर्डिनेशन बहुत बिगड़ गया। सबसे डेंजरस बात थी कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक चॉक पॉइंट, लगभग बंद कर दिया। यहाँ से वर्ल्ड का 15 से 20% तेल रोजाना आता है और अचानक ये रूट लगभग बंद हो गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से गल्फ के चारों तरफ तेज अटैक शुरू किए। इन अटैक्स ने लगभग 200 से ज़्यादा जहाज़ों और टर्मिनल्स को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1.2 मिलियन बैरल पर डे की तेल सप्लाई रुक गई, जिससे दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस सीधे आसमान तक पहुंच गए। इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट ने कहा 2026 ईरान वॉर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल शॉक में से एक बन गया, जिसने ऑलरेडी पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी को और असुरक्षित कर दिया। लॉजिस्टिक और शिपिंग कंपनीज ने बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस लगाने पड़े और बहुत सारे जहाज रूट बदलकर लॉन्ग डेटर्स लेने लगे, जिससे डिलीवरी टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ गए। अब बात करते हैं सऊदी अरब और दूसरी गल्फ कंट्रीज को भी इससे बहुत नुकसान हुआ। अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स बताती हैं कि सऊदी अरबिया को 1.2 मिलियन बैरल पर डे की कैपेसिटी अस्थायी रूप से बंद हो गई, जिससे उनकी रेवेन्यू एकदम से गिर गई। मीनवाइल यूएस और अलाइज ने जल्दी से कंटेंजेंसी प्लान शुरू किए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रिलीज किया, नए शिपिंग रूट्स तैयार किए और नॉन ईरानियन सप्लाई से ज़्यादा ऑयल खरीदने का आग्रह किया। लेकिन बहुत से कंट्रीज़ के लिए बहुत देर से शुरू, बहुत सारी लोकल इकोनॉमी जैसे साउथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तेल महंगा होने की वजह से ज़्यादा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट झेलने लगी। अल खमनाई की मौत के बाद ईरान में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हुआ। उनके छोटे बेटे मोस्तफा खमनाई को सुप्रीम लीडर बनाया गया, जो पहले से ही IRGC की बहुत ऊपरी स्तर पर थे और बहुत ज़्यादा हार्डलाइन माने जाते थे। लेकिन आश्चर्य ये था कि मोस्तफा ने खुलकर ये कहा कि वो रीजनल एलाइज कंट्रीज के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने पहली बार ये भी सुनाया कि वो न्यूक्लियर वेपन वाली दिशा में नहीं जाना चाहते, बल्कि सस्टेनेबल पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी चाहते हैं। इसने ईरान US रिलेशन के लिए एक नया पॉलिटिकल विंडो खोला। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी बहुत ज़्यादा दुश्मनी और मिसट्रस्ट बना हुआ था। 6 अप्रैल 2026 को दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई। एक सीज फायर एग्रीमेंट पर
साइन हुए, जिससे पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मेहनत से ब्रोकर किया। पाकिस्तान के नेताओं ने लगातार दोनों तरफ से बातचीत की और अंत में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने ठाना कि अब नए तरीके से बड़े अटैक नहीं होंगे। लेकिन पहले 24 घंटे में कई वायलेशन दर्ज हुई। दोनों तरफ से स्पॉरेडिक मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स कंटिन्यू हुई, जिन्हें टेक्निकल सीजफायर माना गया। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि ये सीजफायर अभी टाइम लिमिटेड है और अगर पॉलिटिकल बात नहीं हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। कैजुअलिटी नंबर्स अभी भी लगभग एस्टिमेट ही हैं, लेकिन रफ आइडिया ऐसा बनता है कि ईरान की तरफ से रफली 3,000 से ज़्यादा लोगों के मरने की बात आई है, जिसमें सिविलियंस और सोल्जर्स दोनों हैं। यूएस और इसराइल की तरफ से भी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। इकोनॉमिक साइड से इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ऑयल प्राइसेस लॉन्ग टर्म से हाई रहने की उम्मीद है। गल्फ इकोनॉमीज इस्लामिक टेररिज्म और इंटरनल इंस्टेबिलिटी की वजह से हिडन डैमेज झेल रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स फिर से अस्थिर हो गई है, जिससे बहुत सारी कंट्रीज़ की इन्फ्लेशन बढ़ गई है। इन सब के साथ ये बात सामने आ रही है कि ये 2026 ईरान वॉर ने पूरी तरह से दुनिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को हिला दिया है और बहुत से कंट्रीज अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व और अल्टरनेटिव शिपिंग रूट्स को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। ये बात भी चर्चा में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्यूचर में किसी भी तरह से बड़ी चुनौती नहीं देनी चाहिए। तो ये रहा आज का पूरा ओवरव्यू। आज हमने जाना 1953 से लेकर 2025 तक के मिडिल ईस्ट क्राइसिस और वॉर्स, क्या प्रोटेस्ट हैं, बिल्डअप, सीक्रेट टॉक्स, ऑपरेशन एपिक फेरी, ऑपरेशन रॉयलिंग लाउन, ईरान का रिटेलिएशन, स्ट्रेट हॉर्मुज का बंद होना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तब तक चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है ये वॉर अभी आगे चलेगा या पीस टॉक हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।